राजनीतिक विज्ञान में सरकार के 3 अंग बताए गए हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों अंग जब एक साथ मिलकर के काम करते हैं तब देश जो है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से काम कर पाता है। लेकिन कभी कभी इन तीनों अंगों में से किन्हीं दो के बीच में आपको विवाद देखने को मिलता है। और जब जब आप भारत की संसदीय प्रणाली की बात करते हैं तो विवाद की जो सबसे बड़ी संभावना है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में रहती है, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में रहती है, क्योंकि भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका को इंटीग्रेट करके काम करने की बात की गई है, लेकिन कार्यपालिका और जुडिशरी के बीच में जो है डिफरेंस किया गया है। तो इन दोनों के बीच में कई बार आपको विवाद देखने को मिलता रहता है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक विवादित विषय पर बात करेंगे जो न्यायपालिका में अपॉइंटमेंट को लेकर के है। न्यायपालिका में अपॉइंटमेंट को लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं। जैसे 1983 से 1982 से पहले अगर आप देखें, फर्स्ट जज केस से पहले, या 1993 से पहले अगर आप देखें तो जो आपका सेकंड जज केस था उससे पहले हमारी जो कार्यपालिका थी उसको सुप्रीमेसी प्राप्त थी न्यायपालिका में नियुक्ति के मामले में। लेकिन 1993 में सेकंड जज केस के बाद हमारी न्यायपालिका ने नियुक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। कोलिजियम सिस्टम का विकास हुआ और कोलिजियम सिस्टम के विकास के बाद 2014 में आपको एनजेएसी देखने को मिलता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एनजेएसी कानून पारित भी हो जाता है, राष्ट्रपति उसको मंजूरी भी दे देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है स्टे लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। अब ये जो पूरा विवाद है इसको हमने एक बार संक्षेप में समझ लिया, अब इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने खबर पे बात कर ली है कि खबर आपको क्या देखने को मिली है। खबर पर ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। ये विवाद इस वजह से चर्चा में आया है क्योंकि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनके घर में आग लगी थी और उस आग के दौरान बहुत सारे जले हुए नोट प्राप्त हुए। इसके बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। ये मामला हमारी 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 जो संसद है वहां पर भी डिस्कस हुआ था, राज्यसभा में इस मामले पर डिस्कशन किया गया, इसी वजह से ये चर्चा में आया। तो राज्यसभा में जब डिस्कशन हो रहा था उस दौरान एनजेएसी जैसी प्रणाली को दोबारा से शुरू करने पर बात की गई थी, तो इसी वजह से जो पूरा मामला है चर्चा में आया है। फिर भारत में हम देखेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती कैसे है, संविधान में इसको लेकर के क्या प्रोसेस दिया गया है उस पर बात करेंगे। फिर कोलेजियम प्रणाली क्या है, कोलेजियम प्रणाली का विकास कैसे हुआ था उसको भी हम एक बार देखेंगे। कोलेजियम प्रणाली की समस्याएं क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, एनजेएसी क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को क्यों रद्द कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने संबंध में क्या तर्क दिए थे, उन तर्कों की भी बात करेंगे। और नियुक्ति में सुधार हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं कि अगर हमें अपनी न्यायपालिका में नियुक्ति को और बेहतर करना है तो उसके लिए हम क्या क्या मेथड अपना सकते हैं, क्या क्या मेजर्स जो हैं वो लागू किए जा सकते हैं। अंत में आपके लिए एक सवाल भी होगा, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। इसके अलावा ये जो पूरा वीडियो है आपका जीएस पेपर, जो पूरा विषय है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। आप इसको भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जुडिशरी, इन तमाम खंडों से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के संविधान क्या कहता है। तो संविधान की अगर आप बात करें, नियुक्ति प्रक्रिया अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में और भारत के जो तमाम हाई कोर्ट्स हैं वहां के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को दी गई, यानी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसकी सहायता से करते हैं, राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश पर जो है नियुक्ति करते हैं। तो अंतिम पावर किसके पास है, जब आप जुडिशरी में, खासतौर पर हायर जुडिशरी में नियुक्ति की बात करते हैं तो फाइनल पावर जो है वो आपका कोलेजियम के पास मौजूद है। लेकिन नियुक्ति करता कौन है, किसके नाम पर की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ प्रोविजंस अगर आप देखें, संविधान के कुछ आर्टिकल्स अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से जुड़ा जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 124, यानी कि अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श करने का परामर्श करना चाहिए, ऐसे प्रोविजन यहाँ पर किए गए। यानी कि अगर राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करना चाहते हैं तो उनको कंसल्ट करना पड़ेगा भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और अन्य न्यायाधीशों से। तो ये प्रोविजन आपको आर्टिकल 124 में देखने को मिलेगा। लेकिन जब नियुक्ति की जाती है किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तब क्या होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के समय भी सामान्य प्रक्रिया ही फॉलो की जाती है, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस से सलाह नहीं ली जाती। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बेसिकली आपका मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना तो अनिवार्य है, लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश की ही नियुक्ति करनी हो
तो फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह नहीं ली जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में जो सेकंड जज केस आया था, सेकंड जज केस के दौरान एक कन्वेंशन को स्थापित किया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट, ये कन्वेंशन पहले से भी भारत में बना हुआ था, केवल 2 बार इस कन्वेंशन को तोड़ा गया था। वैसे ये पूरा कन्वेंशन बना हुआ था कि भारत के जो सीनियर मोस्ट जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। 2 बार इसको तोड़ा गया इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्वेंशन को स्थापित कर दिया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो हैं, उनको ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। और उसके बाद से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थापित किया है, तब से अभी तक इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे कन्वेंशन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, और इसको अभी तक एक बार भी नहीं तोड़ा गया। तो ये पॉइंट हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखे कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है, कोलेजियम के आधार पर होती है। और सीजीआई की नियुक्ति के लिए बेसिकली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसके आधार पर केवल सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। हाई कोर्ट की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 जो है वो हाई कोर्ट को लेकर के प्रोविजन करता है। 217 क्या कहता है? 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को भारत के सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि 3 लोगों से परामर्श करना होता है। कौन कौन से लोग? एक तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक पॉइंट आपको और याद रखना है, सेकंड जज केस या थर्ड जज केस, इसको लेकर के थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के कहा था कि जहां पर बात की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श की, तो यहां पर केवल और केवल चीफ जस्टिस का परामर्श जो है शामिल नहीं है, इसमें आपका 2 सीनियर मोस्ट जजों के साथ कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा, और अगर वो कंसल्टेशन नहीं किया जाता है तो प्रोसेस को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो केवल सीजीआई के साथ कंसल्टेशन नहीं है, बल्कि सीजीआई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज भी शामिल हैं। तो एक तो आपका सीजीआई के साथ कंसल्टेशन है, राज्यपाल के साथ कंसल्टेशन है, और संबंधित उच्च न्यायालय जो है, यानी कि जिस उच्च न्यायालय में नियुक्ति होनी है, उस उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ भी जो है कंसल्टेशन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और फिर इस कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद अंततः राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 217 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 124। और हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 217। तो इसको आपको याद रखना है। दोनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत मेन स्ट्रीम आर्टिकल हैं। तो जो मेन स्ट्रीम आर्टिकल होते हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे आपका टीचिंग का कोई एग्जाम हो, नेट एग्जाम हो, चाहे आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीसीएस के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए हमारे जो कोर्स हैं दृष्टि लर्निंग ऐप पर तमाम कोर्सेज मौजूद हैं। और खास बात यह है कि वो सभी कोर्स जो हैं वो आपको 60% कम कीमत पर अभी मिल रहे हैं। तो 2 दिन का आपका ऑफर है, 2 दिन का लाभ आपको मिलने वाला है 26 और 27 मार्च को। तो आप इस 2 दिन की अवधि में सभी कोर्सेज को 60% कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आपको किताबें भी 40% कम कीमत पर मिलेंगी और टेस्ट सीरीज भी 40% कम कीमत पर मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे डिस्काउंट के बारे में हुए, हमने देखे। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट करके अपने फोन में सेव करके रखिए। नंबर है हमारा 8750187501। इस पर आपको इस पूरे विषय के बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये हमने देख लिया कि भारत में संविधान में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में नियुक्ति को लेकर के क्या प्रोविजन दिया गया है। अब हम बात करते हैं और कोलेजियम प्रणाली पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या है कोलेजियम प्रणाली? कोलेजियम प्रणाली की अगर आप बात करें तो कोलेजियम प्रणाली बेसिकली नियुक्ति और ट्रांसफर की एक प्रणाली है, जहां पर जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है और उनका हस्तांतरण किया जाता है। अब कोलेजियम प्रणाली की खास बात क्या है? कोलेजियम प्रणाली की खास बात यह है कि इसका जिक्र ना तो आपको कहीं पर भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा और ना ही संसद के किसी कानून में कोलेजियम प्रणाली का जिक्र किया गया है। तो आखिर आप सोचेंगे कि अगर कहीं पर जिक्र नहीं है तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है? तो कोलेजियम प्रणाली का जो डेवलपमेंट है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस के माध्यम से हुआ है। इस संबंध में 3 डिसीजन आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका फर्स्ट जज केस। आपको याद रखना है पहला क्या है? फर्स्ट जज केस है। फर्स्ट जज केस आपको देखने को मिला था 1982 में। इसको एसपी गुप्ता केस भी कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इसमें आपका आर्टिकल 124 में एक शब्द है, शब्द में बेसिकली आपका कंसल्टेशन लिखा हुआ है। कंसल्टेशन का क्या मतलब है? कंसल्टेशन का क्या मतलब है इसमें? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंसल्टेशन का मतलब जो है वो कॉन्करेंस से नहीं है। कंसल्टेशन का मतलब केवल सामान्य आपको पूछना है
और आप बाध्यकारी नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो रिकमेंडेशन है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन है उसको मानना बाध्यकारी नहीं है। तो ये पॉइंट आपका किस में कहा गया था, 1982 के एसपी गुप्ता केस में या फिर फर्स्ट जज केस में। इसके बाद सेकंड जो आपका केस है वो आया था 1993 में। 1993 के केस को सेकंड जज केस कहा जाता है। सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने मामले को पलट दिया था और इसमें कहा था कि बेसिकली आपका जब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है वो राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी होता है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम को भी स्थापित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीजीआई जो हैं वो अकेले रिकमेंडेशन नहीं भेजेंगे, सीजीआई अपने 2 सीनियर मोस्ट जजों के साथ मिलकर के रिकमेंडेशन भेजेंगे। तो इसमें जो आपका सेकंड जज केस था उसमें कोलेजियम कितना बड़ा था, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे और 2 सीनियर मोस्ट जज शामिल थे। इसके बाद आता है आपका थर्ड जज केस। थर्ड जज केस था आपका 1998 में। थर्ड जज केस 1998 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम को एक्सपैंड किया था। एक्सपैंड करने में क्या हुआ था, एक तो सीजीआई आपके शामिल थे और 4 सीनियर मोस्ट जज शामिल थे। इसमें से भी ये कहा गया था कि अगर 2 लोग किसी नाम के फेवर में नहीं है तो उस नाम को आगे रेकमेंड नहीं किया जाएगा। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि कोलेजियम का भारत में विकास कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि कोलेजियम का विकास भारत में कौन से केस के माध्यम से हुआ है। तो आप सोचेंगे हो सकता है जब भी कोलेजियम की बात आती है तो पहले फर्स्ट जज केस डिस्कस होता है, फिर सेकंड जज केस, फिर थर्ड जज केस, फिर फोर्थ जज केस। तो आपके मन में ये विचार आ सकता है कि हो सकता है कोलेजियम प्रणाली फर्स्ट जज केस से डेवलप हुई हो, लेकिन कोलेजियम प्रणाली फर्स्ट जज केस से डेवलप नहीं हुई है। इस प्रणाली का विकास हुआ है सेकंड जज केस के माध्यम से। फर्स्ट जज केस में तो दरअसल जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसको ज्यादा पावर दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन बाद में 1993 के सेकंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और न्यायपालिका में नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका को ज्यादा अधिकार दिए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता करने की जो जिम्मेदारी है वो खुद न्यायपालिका की है। तो इसीलिए न्यायपालिका को नियुक्ति के मामले में विशेष अधिकार मौजूद होने चाहिए। तो ये ओवरऑल हमने तीनों जजेस केसेस की बात कर ली है। एक आपका फोर्थ जज केस भी होता है जिसको एनजेएसी केस भी कहा जाता है। तो फोर्थ जज केस पर अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये ओवरऑल हमने समझ लिया कि आपका कोलेजियम प्रणाली क्या है, कहीं भर जिक्र नहीं है इसका, कैसे डेवलपमेंट हुआ अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के केसेस के माध्यम से। अब सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम अलग होता है, हाई कोर्ट का कोलेजियम अलग होता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की अगर आप बात करें, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में सबसे पहले तो आपके सीजीआई शामिल होते हैं जिन पर हमने अभी बात की, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में शामिल होते हैं। यानी कि टोटल 5 लोग आपका सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में शामिल होते हैं। हाई कोर्ट के कोलेजियम की अगर आप बात करें, हाई कोर्ट की जो नियुक्तियां होती हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही शामिल होते हैं, लेकिन संख्या थोड़ी कम होती है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में 5 लोग शामिल होते हैं, हाई कोर्ट के कोलेजियम में 3 लोग शामिल होते हैं। एक तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम जज, 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम कितना बड़ा होता है, हाई कोर्ट का कोलेजियम क्या होता है। ट्रांसफर के मामले में अगर आप बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ट्रांसफर के लिए सीजीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से जो है परामर्श करते हैं। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम कितना है, 5 लोगों का कोलेजियम है। हाई कोर्ट का कोलेजियम कितना है, 3 लोगों का कोलेजियम है, और इन सब में सुप्रीम कोर्ट के जज ही शामिल हैं। ये पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और ट्रांसफर के मामले में जो कोलेजियम बनता है उसमें कितने लोग शामिल हैं, उसमें भी 5 लोग शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही है। भारत की जो हाई कोर्ट है वहां पर ट्रांसफर होता है। तो कोई दिल्ली हाई कोर्ट का जज है उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज जो है उसको बॉम्बे हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। तो इस तरह से ट्रांसफर जो है वो होता रहता है। तो ये ट्रांसफर कौन करता है, कोलिजियम इसको रिकमेंड करता है, और उस कोलिजियम में 5 लोग शामिल होते हैं, एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज। तो ये ओवरऑल हमने कोलिजियम प्रणाली क्या है उसको समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं आपका कोलिजियम प्रणाली की समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहली जो समस्या है कोलिजियम प्रणाली की, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा आरोप लगाए जाते हैं, वो है कोलिजियम प्रणाली की अपारदर्शिता। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में आपको पारदर्शिता की कमी देखने को मिलती है। और कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि ये जो पारदर्शिता की कमी है ये इस प्रणाली के दुरुपयोग की संभावना को और ज्यादा बढ़ा देती है, कि जज जो हैं वो इस प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं, और इस दुरुपयोग की वजह से भाई भतीजावाद जो है, नेपोटिज्म जो है, वो आपको उच्च न्यायपालिका में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और इसको एक शब्द भी दिया जाता है जिसको बोला जाता है अंकल जज सिंड्रोम। आप इसको अपने मेंस के एग्जाम में लिख सकते हैं कि अंकल जज सिंड्रोम जो है वो अधिकांशतः आपको हायर जुडिशियरी में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोलिजियम प्रणाली है और कोलिजियम प्रणाली में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं होती है। तो अंकल जज सिंड्रोम में क्या होता है,
इसमें जो आपके सगे संबंधी लोग हैं उनको नियुक्ति के दौरान ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा स्थायी आयोग की कमी भी एक बड़ी समस्या है कि भारत में अगर आप देखें तो कोलिजियम प्रणाली जो है वो कोलिजियम प्रणाली केवल कन्वेंशन से स्थापित हुई है, कोई उसका स्थायी मैकेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई सेक्रेटरीट नहीं है जो नामों का चयन करता है, केवल और केवल आपका टेम्परेरी आधार पर एक कोलिजियम गठित होता है, उसमें भी कोई प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी, वो कुछ भी तय नहीं है। सब लोग जो सब सारा काम जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज मिलकर ही तय करते हैं। तो 5 लोग मिलकर के तय करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका जो है, भारत का सबसे उच्च न्यायपालिका जो है, वहां पर नियुक्ति कैसे होने वाली है, नियुक्ति का प्रोसेस क्या होगा। और वो पांचों लोग भी कौन है, वो पांचों लोग भी भारत में चयनित नहीं है, भारत की जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पांचों लोग भी उसी सिस्टम से निकल करके आए हैं जिस सिस्टम के बारे में वो रूल्स बना रहे हैं। तो ये अधिकांशतः आरोप इसमें आपको देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि इससे नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी होती है, न्यायपालिका में रिक्तियों की जो संख्या है वो कई बार बढ़ती चली जाती है। तो ये ओवरऑल हमने कोलिजियम सिस्टम की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर बात की। अब बात करते हैं एनजेएसी के बारे में, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में। तो भारतीय संविधान में जो 99वां संविधान संशोधन था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, उसमें एनजेएसी की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है, इसका उद्देश्य मुख्य तौर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में पारदर्शिता लाना था। और इसके माध्यम से भारत में जो आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको संस्थागत करने की प्रयास किया जा, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम अभी तक भारत में इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो पाया है। अब इसकी संरचना की अगर आप बात करें, क्योंकि संरचना से ही सारा विवाद पैदा होता है, तो संरचना एक बार अगर आप देखें तो एनजेएसी में टोटल आपके 6 लोग शामिल किए गए थे। इसमें से आपके 3 लोग जो थे वो जुडिशरी से थे, एक व्यक्ति आपका एग्जीक्यूटिव से था और 2 व्यक्ति आपके सिविल सोसाइटी से थे। कौन कौन थे इसमें, तो इन 3 लोगों में जो ये जो थे आपके, इसमें एक तो आपके सीजीआई को शामिल किया गया था और 2 सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एक तो आपके सीजीआई थे, एक सीनियर मोस्ट जज थे, इसके अलावा एक आपके केंद्रीय कानून मंत्री जो थे, लॉ मिनिस्टर जो थे, उनको शामिल किया गया था और 2 सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव जिनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जानी थी। तो ये 6 लोग जो थे वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में शामिल किए गए थे। इसके अलावा ये जो आपका पूरा कानून था, 99वां अमेंडमेंट जो था, इसको भारतीय संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, क्योंकि इसमें राज्य के हाई कोर्ट जो है उसमें परिवर्तन हो रहा था, उसके उसमें नियुक्ति में परिवर्तन हो रहा था, तो राज्यों की मंजूरी की भी जरूरत थी। तो 20 राज्यों ने भी इसको मंजूरी दे दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी इसको जो है मंजूरी दे दी थी, यानी कि कानून बन चुका था। फिर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के तौर पर देखा और इस कानून को रद्द कर दिया। तो ये एनजेएसी का पूरा इतिहास क्या है, एनजेएसी का स्ट्रक्चर क्या था, क्यों लाया गया था, उस पर हमने डिस्कशन किया। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट ने किन तर्कों का इस्तेमाल करते हुए एनजेएसी को खारिज किया था। उसकी अगर एक बार बात की जाए, सबसे पहले कौन कौन से तर्क हैं। पहला है न्यायिक प्रतिनिधित्व की कमी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 3 लोग आप जो है जुडिशरी से लेकर के आ रहे हैं, 3 लोग नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड से हैं, तो यहाँ पर न्यायिक मेजोरिटी कहाँ है, यहाँ पर जुडिशियल मेजोरिटी कहाँ है। आप जो है न्यायपालिका को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं जितना आप नॉन जुडिशियल जो एंटिटीज हैं उसको दे रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर जुडिशियल प्रतिनिधित्व की कमी की बात की गई थी। एनजेसी न्यायिक प्रणाली का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है, सही ढंग से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था। फिर इसको आर्टिकल 124 ए सब क्लॉज 1 के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया, क्योंकि विधि मंत्री को एनजेसी का सदस्य बनाए जाने से संविधान का उल्लंघन हो रहा था। इसके साथ साथ न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के विभाजन की भी बात की गई थी। आप जानते हैं जब आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को पढ़ेंगे, डीपीएसपी को पढ़ेंगे, तो वहां पर साफ तौर पर आर्टिकल 50 जो है वो ये कहता है कि भारतीय सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका और जो आपकी एग्जीक्यूटिव है इनके बीच में डिफरेंस बना रहे, इनके बीच में जो विभाजन है वो बना रहे। लेकिन ये पूरा जो आपका कानून था ये क्या कर रहा था, ये उस विभाजन को, शक्तियों के विभाजन को कम कर रहा था। इसके अलावा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्तियों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट को ऐतराज था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग में 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करने का प्रावधान जो है वो असंवैधानिक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को बनाए रखने के लिए निर्णय लिया, लेकिन इसमें सुधार के संकेत दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम कोलिजियम सिस्टम को बना करके रखेंगे, लेकिन उसमें सुधार जरूर करेंगे, पर सुधार अभी तक हो नहीं पाया है। इसीलिए दोबारा से सवाल उठ रहे हैं कि हमें एनजेएसी जैसा जो सिस्टम है उसको फिर से लेकर के आना चाहिए। चलिए अब अंत में एक बार बात कर लेते हैं कि सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, उपाय क्या किए जा सकते हैं। उपाय अगर आप देखें, पहला उपाय यह है कि हमें और ज्यादा
जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाना पड़ेगा। तो पारदर्शी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पारदर्शी बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो भी रिपोर्ट्स, जो भी आपके डिस्कशंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, उन डिस्कशंस को रिकॉर्ड करके पब्लिक डोमेन में उसको डाला जा सकता है, ताकि लोग उसको पढ़ सकें, लोग उसको देख सकें कि सुप्रीम कोर्ट में किसी नाम पर किस तरह से डिस्कशन हो रहा है। या जो आपका ये जो पूरा नियुक्ति की प्रक्रिया है, कोलेजियम जो प्रणाली है, उसको हम आरटीआई के दायरे में ला सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में ला सकते हैं। इससे भी आप पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्तियों की पूर्ति की जानी बहुत जरूरी है। यानी कि अभी अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज्यादा रिक्तियां आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन भारत की जो हाई कोर्ट है वहां पर बहुत सारी रिक्तियां हैं। उन रिक्तियों को फिल किया जाना, उन वैकेंसीज को फिल किया जाना अनिवार्य है। हमें भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म जो है उसको रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि न्यायाधीशों को उस उच्च न्यायालय में नियुक्त ना किया जाए जहां पर उनके जो रिश्तेदार हैं वो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये प्रथा जो है, कन्वेंशन जो है, हम स्थापित कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंतर्गत। फिर इसके अलावा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जरूरत है, यानी कि जो पहले से केस पेंडिंग है उन केसेस को पूरा करने के लिए, उन केसेस को निपटाने के लिए हमें और ज्यादा जजों को नियुक्त करना चाहिए। फिर संस्थागत व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत है। कोलिजियम प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। हम जो है कोलिजियम जो प्रणाली है उसको संस्थागत बना सकते हैं, उसके संबंध में कानून लेकर के आ सकते हैं, और कानून के साथ साथ उसका एक सेक्रेटरीट स्थापित किया जा सकता है, सचिवालय स्थापित किया जा सकता है, ताकि पूरा काम जो है वो स्ट्रीमलाइन ढंग से बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके। फिर न्यायिक आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत भारत में की जा सकती है। जैसे यूके में अगर आप देखें तो यूके में अगर आप जज बनना चाहते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको एप्लीकेशन देनी होती है। ऐसा ही काम हम जो है अपने हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं कि अगर आपको जज बनना है तो आप एप्लीकेशन दें, रिकमेंडेशन के बेस पर आप ना आए, आप एप्लीकेशन देने के बाद बाकायदा टेस्ट दे करके आए, तो ये आपकी योग्यता को और बेहतर ढंग से साबित करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके सुधार के लिए लागू किए जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर वीडियो को करते हैं समाप्त। अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी कोलेजियम प्रणाली। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया है वो डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, वो विषय आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।